नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है। अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो ये इंडियन नेवी का फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होने वाला और अभी जो 26 रफाल को खरीदने के लिए फैसला किया गया, ये नेवी की आखिरी इंपोर्टेड फाइटर जेट्स होने वाले, जिसके बाद फ्यूचर में हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को हमारी मेन नेवल फाइटर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इनिशियली इसकी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को 2023 के जून या जुलाई के अंदर ही कंप्लीट करने का प्लान किया गया था और इसके लिए करीब 14,000 करोड़ का एलोकेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी ये 2024 के आसपास डिले होने वाली है। इसका मेन कारण ये कि अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डिजाइन में कुछ बदलाव करने का फैसला किया जा रहा है। अब आप सबको ये बात थोड़ा बहुत पता होगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कोई 4.5 जनरेशन का फाइटर नहीं है, बल्कि एक सेमी स्टेल्थ कैटेगरी का फाइटर है और एक इंटरनल वेपन स्टेशन के अलावा इसकी डिजाइन को जियोमेट्रिक स्टेल्थ को बेस करके बनाने का फैसला किया गया, जिससे इसकी आरसीएस जो है ओवरऑल आरसीएस वो काफी हद तक कम रहेगा और इसमें जो बाकी सब सिस्टम्स और एवियोनिक्स मौजूद होने वाली वो सभी के सभी 5th जनरेशन स्टैंडर्ड की होने वाली है। अभी तक इसकी लेटेस्ट स्केल मॉडल की बात करें तो उसको पिछली बार एरो इंडिया शो के दौरान ही डिस्प्ले किया गया था और काफी हद तक वही डिजाइन इसकी फाइनल डिजाइन होने वाला था, लेकिन अभी इसकी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को करते वक्त इसमें कुछ और स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट को करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें इसकी फ्रंटल आरसीएस को फर्दर मिनिमाइज करने के साथ साथ इसकी जो हार्ड पॉइंट्स है उसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी तक इसकी जो अंडर वैली सेक्शन था या अंडर कैरियर सेक्शन था वो एकदम फ्लैट था और इसमें हार्ड पॉइंट मौजूद थे, लेकिन अभी साउथ कोरिया की KF-21 की तरह या यूरोफाइटर टाइफून की तरह उसमें जिस तरीके की अंडर वैली हार्ड पॉइंट मौजूद है, इसमें भी वैसे ही डिजाइन के हार्ड पॉइंट्स को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर मिसाइल को फिट किया जाएगा और हार्ड पॉइंट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि जब इसमें मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा तो मिसाइल की आधे से ज्यादा पार्ट एयरक्राफ्ट के अंडर कैरियर सेक्शन में फिट हो जाएंगे या छुप जाएंगे, जिससे एयरक्राफ्ट की आरसीएस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मली जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी के साथ अटैच होते हैं और बाहर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसमें एयरक्राफ्ट की बॉडी को स्कूप आउट करके इसमें मिसाइल के हार्ड पॉइंट को दिया जाएगा और इसमें नॉर्मल रेल लॉन्चर के बदले इजेक्टर लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक नई डिजाइन चेंज होने वाली जो कि हमको पहले की ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के डिजाइन में देखने को नहीं मिलने वाला था और शायद इसी वजह से अब इसके प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू थोड़ा वक्त लेने वाला है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 150 से ज़्यादा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने का फैसला किया गया और ये आगे चल के हमारी आर्मी और एयरफोर्स की प्राइमरी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होने वाली। हालांकि हमारे पास अभी अपाची जैसे हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, लेकिन जो मेजॉरिटी होने वाले वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही होने वाली है। लेकिन अभी के लिए हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये कि इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक लिमिटेड है और इसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कोई गलती नहीं। इसको इस तरीके से बनाया गया कि इसमें हम किसी भी तरह की वेपन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट नहीं कर पाए, जो कि शायद अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। अब एक अटैक हेलीकॉप्टर का जो मेन स्टैंड अप वेपन होता है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है और इसी वजह से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हमारी ध्रुवास्त्र हेलिना जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। इनकी टेस्टिंग फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले वक्त में इनको मास में इंडक्ट करना शुरू किया जाएगा। लेकिन जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं इनकी भी रेंज जो होता है वो मैक्सिमम 7 से 8 किलोमीटर तक होता है और इस रेंज में दुश्मन की तरफ से हेलीकॉप्टर्स को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट किया जा सकता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर्स को सेफ रखने के लिए अभी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इनमें लॉटरिंग मुनिशंस को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इन हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए एक ट्यूब लॉन्च लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप करने के बारे में कहा जा रहा है, जिसका कॉस्ट कम होने के साथ साथ इसका रेंज करीब 50 से 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली और एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ते पड़ने के साथ साथ काफी लंबी दूरी तक भी दुश्मन के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और इस वजह से हमारे हेलीकॉप्टर दुश्मन की रेंज से यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से काफी दूर रहकर ही उन पर हमला कर सकते हैं। और इसके बाद अभी दुश्मन की लॉटरिंग मुनिशन या ड्रोन जैसे खतरों से या किसी एरियल थ्रेट से भी हमारे हेलीकॉप्टर्स को सेफ रखने के लिए इसमें एक इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। जिस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर हम लोग स्ट्रिंगर जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी एक इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात की गई है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की एक एयर टू एयर वेरिएंट होने वाली है। अगला अपडेट इंडिया और आर्मेनिया की तरफ से है।
अब भारत और अर्मेनिया के बीच डिफेंस रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर बन चुके हैं और अर्मेनिया हमारा एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है। सबसे पहले अर्मेनिया की तरफ से भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स को खरीदा गया था, जिसके बाद ATGS को खरीदा गया और अभी पिनाका रॉकेट्स की लगभग 3 अलग अलग वेरिएंट को खरीदने के लिए भी अर्मेनिया की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया। इस बात को लेकर अब अजरबैजान की तरफ से भी भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और ऑब्जेक्शन किया जा रहा था कि भारत अभी अर्मेनिया को एडवांस वेपन्स को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद अभी पता चला है कि अर्मेनिया की तरफ से भी भारत से कुछ और मदद मांगा जा रहा है। अब पिछली बार आपने देखा होगा जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई हुआ था तो इसमें अर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था और इसमें खास करके अर्मेनिया की जो T-72 टैंक्स थे इनको अजरबैजान की तरफ से बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब T-72 टैंक्स की बात करें तो एक सोवियत ओरिजिन टैंक है जो कि मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉयटरिंग मुनिशंस के खिलाफ इतना सेफ नहीं है और अर्मेनिया के पास जो T-72 टैंक्स मौजूद है वो भारत की T-72 टैंक्स के मुकाबले उतने मॉडर्न नहीं है, जिस वजह से अभी अर्मेनिया चाहता है कि भारत की तरफ से अर्मेनिया की T-72 टैंक्स फ्लीट को मॉडर्नाइज किया जाए। अब भारत की तरफ से इंडिजिनस तरीके से एक नई एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को डेवलप किया गया जिसे एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मार्क 2 कहा जा रहा है और ये मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक एमुनिशन और काइनेटिक प्रोजेक्टाइल को भी झेल सकता है और अभी तक भारत की तरफ से अपनी लगभग 1400 के आसपास T-72 टैंक्स में इनको इंस्टॉल किया जा चुका है। तो अर्मेनिया की तरफ से भी अपनी टैंक्स में भारत की तरफ से डेवलप किए गए इस नई एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया और वो अभी अपनी टैंक फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए भारत की मदद मांगने वाले हैं। अगला अपडेट Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से। अब सबको ये बात तो पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने की वजह से अभी रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, जिस वजह से अभी रशिया के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर पाना बहुत ही मुश्किल बन चुका है, जिस वजह से अभी जितने भी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के ऑपरेटर हैं उन सभी को स्पेयर पार्ट्स को लेकर या सर्विस को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके पास पहले से रशियन डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो इसके लिए रशिया से स्पेयर पार्ट को और सर्विस को एक्वायर नहीं कर पा रहे। अब रशिया के बाद अगर किसी देश के पास रशियन डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉक मौजूद है और कोई सबसे ज़्यादा रशियन डिफेंस सिस्टम का ऑपरेटर तो वो भारत है। और खास करके अगर सुखोई फ्लीट की बात करें तो भारत के पास अभी सुखोई को अपने दम पर ही सर्विस करने के लिए, ओवरऑल करने के लिए, मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने के लिए कैपेबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से इस मौके का फ़ायदा उठाने का फैसला किया जा रहा है और अभी HAL की तरफ से सभी सुखोई 30 ऑपरेटर्स को Su-30 की सर्विस और ओवरऑल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब भारत के अलावा वियतनाम, मलेशिया और अंगोला जैसे देश हैं जो कि Su-30 को ऑपरेट करते हैं और हर एक Su-30 एयरक्राफ्ट को लगभग 1500 घंटे की फ्लाइट आवर को कंप्लीट करने के बाद एक मेजर ओवरऑल की जरूरत पड़ती है और एक Su-30 की कंप्लीट लाइफ साइकिल के दौरान यानी कि सर्विस लाइफ के दौरान इसको 3 से 4 बार ओवरऑल की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी देश अभी जो कि Su-30 को ऑपरेट करते हैं वो अपनी Su-30 एयरक्राफ्ट को ओवरऑल करना चाहते हैं और बिना रशियन हेल्प के वो इसको नहीं कर सकते, जिस वजह से अभी भारत उनके लिए अकेला ऑप्शन बचा हुआ है जो कि उनकी Su-30 फ्लीट को सर्विस या ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकता और उनकी एयरफोर्स को ग्राउंडेड रहने से बचा सकता है और इससे अभी HAL को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।